हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। इसका एक लेक्चर पहले हो चुका है, वो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आज हम सेकंड लेक्चर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें जो पहले हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो है पर्वतों का वर्गीकरण। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से फोल्डेड माउंटेन है, कौन से ब्लॉक हैं, कौन से वॉल्केनो टाइप है। तो इसमें पता होना चाहिए कि कौन किस तरीके का है। तो सबसे पहला इसमें कि जो मोड़दार यानी कि जो वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन, वो एंडीज, रॉकी, हिमालय, आल्प्स, यूराल और एटलस है। ब्लॉक पर्वत में सियरा नेवादा और वासाज रेंज है। गुंबद आकार जो के वॉल्केनो टाइप वाले जो पर्वत हैं वो फ्यूजियमा और कोटोपैक्सी हैं। अवशिष्ट पर्वत में विंध्याचल पर्वत है, अरावली की पहाड़ी, सतपुड़ा, महादेव, पारसनाथ और बसज रेंज है इसमें। नेक्स्ट है कि पठार कहाँ कहाँ पे है और कौन से देश में कौन सा पठार है। तो यूएसए का जो पठार है वो कोलोराडो है, ग्रेट बेसिन है, कोलंबिया है, यूक्रेन है और पिडमॉन्ट है। मैक्सिको का पठार, मैक्सिको में चियापास का पठार है। स्पेन में मेसोटा का पठार है। तुर्की में अनातोलिया और एशिया माइनर का पठार है। यहाँ पे अब हम नदियों के बारे में देखने जा रहे हैं कि विश्व में जो फेमस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे नील नदी से। तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और इसी नदी पर अस्वान और नासिर बांध हैं और ये दोनों बांध मिस्र में हैं। अमेज़न नदी ये आयतन में विश्व की सबसे बड़ी है। ध्यान देना, जो लंबाई में अगर सबसे बड़ी पूछेगा तो नील नदी है और आयतन में अगर सबसे बड़ी पूछेगा तो अमेज़न नदी है। नेक्स्ट है रियो ग्रांडे नदी। ये मैक्सिको और अमेरिका की सीमा का निर्धारण करती है। लॉरेंस नदी पर ही नियाग्रा का जलप्रपात है। कोलोराडो नदी, इसमें ग्रैंड कैनियन है और हुबर बांध इसी नदी पर है। नेक्स्ट है राइन नदी। राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं और रॉटरडैम का जो बंदरगाह है जो नीदरलैंड में है वो राइन नदी पे है और ये यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है। डेन्यूब नदी, इसका उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट से होता है जो कि जर्मनी में है और इसका जो फॉल है यानी कि ये जो है काला सागर में जाके गिरती है और इस पे 5 राजधानी है। तो बेलग्रेड एक राजधानी है, जो कि यूगोस्लाविया की राजधानी है। ब्राटिस्लावा राजधानी स्लोवाकिया की है। बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ये 5 ऐसे राजधानी शहर हैं जो डैन्यूब नदी के तट पर बसे हैं। और नदियों द्वारा कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। रियो ग्रांडे और कोलोराडो जो नदी है ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा निर्धारित करती हैं। ओरिनोको नदी कोलंबिया और वेनेजुएला का निर्धारण करती है। डेनीपर नदी बेलारूस और यूक्रेन की है। एल्ब नदी चेक और पोलैंड की है। ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड के बीच में निर्धारण करती है। साल्वीन नदी म्यांमार और थाईलैंड के बीच की है। यांगतीसी नदी के बारे में यहाँ पे है। तो यांगतीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है और ये पूर्वी चीन सागर में गिरती है जाके। नेक्स्ट है मेकोंग नदी। इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है और ये साउथ चाइना सी में जाके गिरती है। इसकी जो प्रवाह की दिशा है वो दक्षिण पूर्व है। आपको याद होगा कि पीसीएस के 2024 के इस बार क्वेश्चन में नदियों के उद्गम और उनका फॉल नहीं पूछा था, उनके दिशा पूछ ली गई थी कि वो किस दिशा में बहती हैं। तो ये भी आप एटलस में उसमें मैपिंग में आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी नदी किस डायरेक्शन में जा रही है। और मेकोंग नदी जो है म्यांमार, थाईलैंड, चीन, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में प्रवाहित होती है और इसका डेल्टा वियतनाम में ही बनता है।
नेक्स्ट है साल्वीन नदी। इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है और मर्तबान की खाड़ी जो कि अंडमान सागर में है वहाँ पे जाकर ये गिरती है और इसका प्रवाह दक्षिण दिशा में है। नेक्स्ट है आमूर नदी। ये प्रशांत सागर में गिरती है और चीन, रूस, मंगोलिया में ये प्रवाहित होती है और इसका प्रवाह उत्तर पूर्व की तरफ है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। हुआंगहो नदी, इसको पीली नदी भी कहते हैं, ये चीन का शोक कही जाती है। टिग्रिस नदी, ये टॉरस पर्वत से निकलती है। सर दरिया और अमू दरिया नदी अरल सागर में जाके गिरती हैं। आमूर, जिसका प्रवाह उत्तर पूर्व की तरफ है। लीना और ओब, ये दोनों नदियाँ उत्तर की तरफ बहती हैं और ये तीनों नदी रूस की हैं और लीना नदी आर्कटिक सागर में गिरती है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी है। जैसे एशिया में यांगतीसी है वैसे ही यूरोप में सबसे लंबी नदी वोल्गा है और इसका उद्गम वल्दाई पर्वत से होता है और ये कैस्पियन सागर में गिरती है जाके। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। टाइबर नदी है वो भी इटली में है और इसी नदी के तट पर इटली का रोम शहर है और ये नदी टिरहेनियन सागर में जाकर गिरती है। टेम्स नदी लंदन में है। लंदन यानी कि टेम्स नदी के तट पर बसा है और ये उत्तरी सागर में गिरती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो यानी जो जायरे नदी है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी के बारे में ये है कि इस पे विक्टोरिया जलप्रपात है और इस पे करीबा बांध है और ये हिंद महासागर में गिरती है। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। सेंट लॉरेंस नदी ये यूएस से कनाडा की सीमा पे है और जो महान झीलों को ये अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। महावेली गंगा ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है और नीपर नदी यूक्रेन की है। यहाँ पे नदियों के क्वेश्चन जो विश्व की हैं कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे महासागरी ट्रेंच यानी कि कौन से महासागर में कौन से गर्त हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो प्रशांत महासागर है उसमें कुछ गर्त पाए जाते हैं। तो सबसे गहरा है मेरियाना, टोंगा, मिंडानाओ, क्यूराइल, अल्यूशियन और करमेडिक, ये सारे गर्त प्रशांत महासागर के हैं। नेक्स्ट हम अटलांटिक के देखेंगे। प्योर्टो रिको, रोमशे और एस सैंडविच, ये सारे गर्त अटलांटिक महासागर हैं। हिंद महासागर में 2 ट्रेंच हैं, सुंडा और डायमेंटिना और आर्कटिक सागर में मोलाई ट्रेंच है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो थी यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट अलग से लिख दिए हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हेनरी हेस, मॉर्गन और मैकेंजी ने दी थी और कॉन्टिनेंटल थ्योरी वेगनर की है। मतलब उसमें कहा गया था ना कि जो महाद्वीप हैं वो धीमे धीमे अपनी स्थल से खिसक रहे हैं, तो ये थ्योरी कॉन्टिनेंटल थ्योरी वेगनर के द्वारा दी गई थी कि जैसे बोलते हैं कि प्लेट टकरा रही है, ये प्लेट टेक्टोनिक्स में आता है। नेक्स्ट है हमारा महासागरीय धाराओं के बारे में। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछ लिया जाता है और अभी आरओ के पेपर में तो पूछी भी गई है कि धाराओं के बारे में कि अटलांटिक की कौन सी धारा है। तो इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि ठंडी है कि गर्म है या फिर किस महासागर से है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। महासागरों की उत्पत्ति के कुछ कारण होते हैं, तो सबसे पहले हम उनके कारण को देखेंगे। तो कारण में कॉरियोलिस बल भी आता है और कॉरियोलिस बल की वजह से जो है कि उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड मुड़ जाती हैं तरंगे। और जो पृथ्वी का घूर्णन है यानी रोटेशन और उसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। और जो व्यापारिक पवनें हैं ये पूर्व पश्चिम में बहती हैं, इसके कारण भूमध्य रेखीय धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर चले बहती हैं। इसकी कुछ ट्रिक बनाई है क्योंकि सारे एक तरीके से लर्न करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पे ठंडी जलधाराओं का ट्रिक है कि हम जैसे याद कर लेंगे कि ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं। जब हमें ठंडी पता होगी तो हम उसमें एलिमिनेट कर लेंगे कि ठंडी ये वाली है तो गर्म कौन सी होगी, इससे हमें ये पता चल जाएगी। तो इसका एक ट्रिक है, हम बोले ग्रीन बबूला क्यों केला फेंक रहा है। तो हम बोले से हमबोल्ट जो कि पेरुवियन धारा भी कहलाती है।
ले से लैब्राडोर, ग्रीन से ग्रीनलैंड, बगुला से बेंगुला, क्यू से क्यूराइल, जो कि ओयाशियो के नाम से भी है, केला से कैलिफोर्निया, फेक को FAK लिखेंगे, जबकि F से फाकलैंड, A से ओखोट्स्ट और K से कनारी। इसके साथ कुछ ठंडी जलधाराएं और होती हैं, तो उसमें इरमिंगर, रैनल, अंटार्कटिका, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, सोमालिया और दक्षिणी हिंद, ये सब भी धाराएं ठंडी हैं। अब जब हमें ठंडी लर्न हो जाएंगी तो हमें पता हो जाएगा कि कौन कौन सी गर्म है। अब इसमें हम ये देख लेंगे कि कौन से महासागर में कौन सी धारा है। तो प्रशांत महासागर में उत्तरी विषुवतीय धारा है, क्यूरोशियो, अलास्का, सुशीमा और क्यूराइल, ये धाराएं प्रशांत की हैं। और इसमें कैलिफोर्निया, दक्षिण विषुवतीय, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, हम्बोल्ट और ओखोट्स, ये सारी धाराएं प्रशांत की हैं। नेक्स्ट है अटलांटिक की धाराएं, उसमें फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे, लैब्राडोर, एमिंगर, कनारी, ब्राज़ील, बेंगुला, रेनल, फॉकलैंड और एंटिलीज, ये सारी धाराएं अटलांटिक महासागर की हैं। हिंद महासागर में मोजाम्बिक, अगुल्हास, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और सोमाली की धाराएं हैं। और एक क्वेश्चन रहता है कि जो समुद्र में लवणता सबसे ज़्यादा क्या रहती है, तो समुद्र में सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl है। उसके बाद अगर उससे सबसे ज़्यादा NaCl रहता है और उससे कम पे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl रहता है। और नदियों द्वारा सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम लाया जाता है। ये 2 पॉइंट अलग से मैंने यहाँ पे लिखे थे। नेक्स्ट हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, और वायुमंडल के पढ़ने से पहले हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस वो होती हैं जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करती हैं। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडॉन शामिल हैं। बाकी सारी इसमें गैसें वायुमंडल में हैं, लेकिन रेडॉन एक ऐसी अक्रिय गैस है यानी नोबल गैस है जो हवा में नहीं मिलती है, यानी कि वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं है। वायुमंडल की गैसें देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनान और हाइड्रोजन है। यहाँ पे कुछ बॉडी के एलिमेंट्स लिखे हैं। तो सबसे ज़्यादा बॉडी में ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, उसके बाद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। यहाँ पे कुछ ग्रीन हाउस गैसेस लिखी हैं। तो सबसे ज़्यादा जलवाष्प होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपको इन्वायरमेंट वाले में भी पढ़ने को मिलेगा, तो इस पे ज़्यादा हम नहीं ध्यान देंगे इसमें हम यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वायुमंडल की परतें। तो वायुमंडल जो है लेयर्स में है। तो सबसे पहले हम सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे। सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, और इसी मंडल में मौसमी गतिविधियाँ यानी कि जो बारिश होती है, कोहरा कुहासा, ये जो होता है ये सब क्षोभ मंडल में ही होता है। और इसी में जेट स्ट्रीम्स भी चलती हैं। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ध्रुव पर 8 किलोमीटर होती है और इक्वेटर पर 18 किलोमीटर रहती है। क्षोभ मंडल से ऊपर की जो परत है वो समताप मंडल है, और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। और समताप मंडल की जो कंडीशन होती है बहुत शांत तरीके से होती है, इसलिए जो फ्लाइट्स या वायुयान जेट जो होते हैं ये इसी में चलते हैं। मध्य मंडल, यहाँ पे न्यूनतम तापमान होता है। आयन मंडल, ये विद्युत आवेशित कण इसमें होते हैं और इसकी खुद की यहाँ पे रेडियो तरंगें होती हैं। और सबसे लास्ट में आता है बहिर्मंडल। यहाँ पे हम सूर्यताप के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी पर पहुँचने वाला जो सौर विकिरण होता है उसी को सूर्यताप कहते हैं। और जो आकाश का नीला रंग होता है और जो सूर्य उदय के समय लाल और सूर्य अस्त के समय जो लाल रंग होता है ये प्रकीर्णन के कारण होता है। और तापमान को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांशीय वितरण, ऊंचाई, वायु और समुद्री धाराएं हैं। इन सब की वजह से तापमान में आपको विभिन्नताएं दिखेंगी कि अगर जो अक्षांश रेखा पे जो सब नीचे अक्षांश पे होगा वो गर्म होगा, और जो ऊपर के अक्षांश पे 0 डिग्री से ऊपर पहुंच जाएगा वो ठंडे में पहुंच जाएगा।
और ऊंचाई पे भी रहता है कि कौन से कितने लैटिट्यूड पे कौन सी जगह है। तो ये सब चीज़ें इसको धारित करती हैं। और सूर्यताप को प्रभावित करने वाले भी कारण रहते हैं इसमें, सूर्य किरण का झुकाव और दिन की लंबाइयाँ, ये भी सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम से हम समझेंगे तो सबसे पहले ये 0 डिग्री है जो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, यानी 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ तक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मिलता है जहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता होती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में शीतोष्ण कटिबंध होता है, और 66 हाफ में और नॉर्थ और साउथ में शीत कटिबंध होता है। उसके बाद यहाँ पे वायुमंडल की पवन और दाब के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बैरोमीटर होता है वो वायु दाब मापने के लिए यूज़ होता है, और जो बैरोमीटर में जो उसमें सूचकांक गिरता है तूफान आने का ये संकेत देता है। समदाब रेखाएं वो होती हैं और इनको आइसोबार कहते हैं। इसमें समान दाब की रेखाओं को खींच के एक लाइन ड्रॉ की जाती है। इसमें समान वायुदाब के स्थानों को मिलाना होता है, और वायुदाब में अंतर की जो दिशा होती है वो दाब प्रवणता को बताती है। यहाँ पे हम देखेंगे कोरियोलिस बल के बारे में। तो इसमें बताया जा रहा है कि जैसे ये जो कोरियोलिस बल होता है वो 0 डिग्री पे कोई भी विक्षेपण नहीं करता है, और ये उत्तरी गोलार्ध में इसमें वायु जो होती है दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, और कोरियोलिस बल ध्रुव पर अधिकतम होता है। वायुदाब पेटियां हैं, तो जो 0 डिग्री होता है उस पे ITCZ यानी डोलड्रम रहते हैं। ये विषुवतीय निम्न दाब पेटी होती है, यानी कि 0 डिग्री पर लो प्रेशर होता है, और 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में उपोष्ण उच्च इसमें रहता है वायुदाब की पेटियाँ। उसके बाद हम ऊपर नॉर्थ में 65 से और साउथ में 65-60 तक देखेंगे तो वहाँ पे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियाँ होती हैं, और सबसे लास्ट में इसमें ध्रुवीय उच्च पेटियाँ होती हैं सबसे पोल्स पे। और वायुदाब जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ रहता है। यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो 0 डिग्री रहता है इस पे ITCZ रहता है, और इस पे लो प्रेशर की कंडीशन रहती है, और यहाँ से 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ तक व्यापारिक पवनें चलती हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व रहती हैं। उसके बाद हम देखेंगे 30 डिग्री से 60 डिग्री तक पछुआ पवनें चलती हैं साउथ में और नॉर्थ में भी, और इनकी दिशाएं आप इसमें एरो के माध्यम से देख सकते हैं, और यहाँ पे उपोष्ण उच्च दाब रहता है, और पोल्स पे हाई प्रेशर रहता है। यहाँ पे व्यापारिक पवनों के बारे में लिखा है कि ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर प्रवाहित होती हैं, यानी कि ये ITCZ की तरफ जाती है 0 डिग्री पे। पछुआ पवनों के बारे में यहाँ पे है कि ये उपोष्ण उच्च वायुदाब यानी 30 से 35 डिग्री से उपध्रुवीय निम्न दाब यानी कि 60 से 65 अक्षांश की तरफ जाती हैं, और इन पश्चिमी पवनों को ही पछुआ पवन कहते हैं। और इनकी जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की तरफ होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ होती हैं। और सबसे ज़्यादा इनका विकास जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में 40 से लेके 60 अक्षांश तक होता है, और इसमें 40 डिग्री पे इसको गरजती 40, 50 डिग्री पे प्रचंड 50 और 60 डिग्री पे चीखता 60 कहते हैं। जेट स्ट्रीम्स का क्वेश्चन अभी 2024 वाले पेपर में पूछा गया था। तो इनकी जो गति होती है वो 150 से 200 किलोमीटर तक रहती है, और शीत ऋतु में तापीय प्रवणता इनमें अधिक होती है। इनकी चौड़ाई 150 किलोमीटर से होती है,
और इनकी जो मोटाई होती है वो 2 से 3 किलोमीटर के बीच रहती है। और जेट स्ट्रीम उत्तरी गोलार्ध में मिलती हैं और पश्चिम दिशा से ये पूर्व दिशा की ओर चलती है। यही स्टेटमेंट में क्वेश्चन ही था कि इनकी गति कितनी होती है और इनकी दिशा क्या होती है। तो ये जेट स्ट्रीम्स पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर चलती हैं। और पश्चिमी विक्षोभ उपोष्ण पछुआ जेट के उत्तरी पूर्वी प्रवाह से उत्पन्न होता है। मानसूनी वर्षा जो भारत में होती है ये उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण होती है। गर्मियों में क्या होता है कि जो जेट धाराएं हैं ये उत्तरायण आ जाती हैं, इसमें वायुदाब की पेटियां खिसक जाती हैं और सर्दियों में ये दक्षिणायन हो जाती हैं। और शीतकालीन वर्षा पछुआ पवन के प्रभाव से होती है। इस कारण ही पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती रहती है। और इसमें यहाँ पे जेट धाराओं की दिशा रखी है कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। यहाँ पे कुछ साइक्लोन्स के नाम है कि किसको किस नाम से किस कंट्री में बुलाया जाता है। तो विली विली नाम इसका ऑस्ट्रेलिया में है, टाइफून इसको चीन और जापान में कहते हैं, बैगियो फिलीपींस में, टॉर्नेडो अमेरिका में, हरिकेन अमेरिका में और चक्रवात भारत में कहते हैं। चक्रवात के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो जो चक्रवात होते हैं ये लो प्रेशर के इनमें केंद्र में रहता है, यानी जब चक्रवात बनेगा तो केंद्र में लो प्रेशर होता है और चारों ओर से वायुमंडल की समदाब रेखाएं पवन केंद्र की ओर आती हैं, यानी कि बाहर से ये सब केंद्र की ओर चलेंगी बीच में। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया कि बाहर हाई प्रेशर होता है, सेंटर में लो प्रेशर होता है और केंद्र की तरफ हवाएं चल रही हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज होती हैं और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती हैं। और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय। जो शीतोष्ण होता है वो दोनों गोलार्ध में उत्पन्न होता है और इसमें पछुआ का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है और ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत से ये उत्पन्न होती हैं। और जब शीतोष्ण कटिबंध होता है तो मौसम साफ हो जाता है। उष्ण कटिबंधीय जो होते हैं ये कर्क और मकर रेखा पर उत्पन्न होते हैं और व्यापारिक पवनें इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है और ये निम्न अक्षांश में उत्पत्ति होती है और इसकी वजह से भारी वर्षा और बाढ़ होती है। और भारत में जो चक्रवात आते हैं वो उष्ण कटिबंधीय होते हैं। नेक्स्ट है प्रतिचक्रवात के बारे में। तो ये वही है कि चक्रवात का उल्टा, इसके केंद्र में हाई प्रेशर और बाहर लो प्रेशर होता है। चक्रवात में केंद्र की तरफ हवाएं होती हैं और प्रतिचक्रवात में केंद्र से बाहर की ओर हवाएं होती हैं और उत्तरी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज होती हैं। वनस्पति का वर्गीकरण यहाँ पे किया गया है। तो ट्रोपोफाइट उनको कहते हैं जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वन और घास वनस्पतियाँ होती हैं। हाइड्रोफाइट जल सतह के पौधों वाली वनस्पतियों को कहते हैं। हाइग्रोफाइट अधिक आर्द्रता की वनस्पति को कहते हैं। ज़ेरोफाइट मरुस्थलीय वनस्पति को। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनस्पति को। हेलोफाइट नमकीन भूमि यानी मैंग्रोव की वनस्पति को। लिथोफाइट कठोर चट्टान पर उगने वाली वनस्पति को। पायरोफाइट अग्नि प्रतिरोधी वनस्पति को। क्रायोफाइट शीतल कटिबंधीय और टुंड्रा लाइकेन वनस्पति को कहते हैं। यहाँ पे स्थानांतरित कृषि के बारे में है कि कौन से देश में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से कहते हैं। तो रे नाम से वियतनाम और लाओस में कृषि होती है। टेवी मालागासी में है। मसोले कांगो में। कैंग भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश में होती है। लोगन पश्चिमी अफ्रीका में। कोनूल मैक्सिको में। मिल्पा मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। कोनुके वेनेजुएला में। तुंगिया म्यांमार में। चेन्ना श्रीलंका में। लदांग जावा और मलेशिया में। तम्बराई थाईलैंड में। रोका ब्राज़ील में और कैनिंग फिलीपींस में। आरओ का जो पेपर निरस्त हो गया था उसमें स्थानांतरित कृषि का क्वेश्चन था। तो ये स्थानांतरित कृषि विश्व की हैं। यहीं साथ में हम भारत की भी देख लेंगे। तो भारत में जो स्थानांतरित कृषि है उसका जो नॉर्थ ईस्ट में नाम है वो झूम है, यानी झूम कृषि भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में होती है।
दीपा कृषि बस्तर जिले में होती है, छत्तीसगढ़ के। बीवर डहियार मध्य प्रदेश में। जारा एक्रका साउथ इंडिया में। बत्रा दक्षिण पूर्व राजस्थान में। पोडू आंध्र प्रदेश में। कुमारी केरल के पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में। कमांगविंगा ओडिशा में। वोल्टेरो राजस्थान में। पामलू मणिपुर में। खिल हिमाचल में। ये स्थानांतरित कृषि हैं भारत की। कुछ रेखाओं के बारे में है तो आइसोबार रेखा समान वायुदाब की रेखाओं के लिए कहा जाता है। आइसोहाइट समान वर्षा की जो मात्रा के लिए रहता है उसकी रेखाओं को कहते हैं। आइसोबात समुद्र के अंदर गहराई वाली रेखा को कहते हैं। आइसोहेलाइन समुद्री जल के खारेपन की मात्रा के रेखा को कहते हैं। आइसोगोनिक समान चुंबकीय क्षेत्र के झुकाव के स्थान की रेखा को कहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे विश्व के खनिज संसाधनों के बारे में कि कौन से देश में कौन से स्थान पे कौन सा खनिज है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। सबसे पहले हम इसमें लौह अयस्क के बारे में देखेंगे। तो जो लौह अयस्क होता है इसके अयस्क मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट होते हैं। लौह अयस्क के जो क्षेत्र रूस में है वो रूस के क्षेत्र कुजनेट्स, मैग्नेटोगॉक्स और तुला है। यूक्रेन में क्रिवॉय रॉक, ब्राज़ील में इटाविरा पहाड़ी, यूएसए में क्लीवलैंड, अल्बामा, मिसाबी, सुपीरियर और मिनेसोटा। चीन में शांशी, शांतुंग, मंचूरिया। ऑस्ट्रेलिया में पिलबरा पहाड़ी। स्वीडन में किरूना और गैलिबरा। साउथ अफ्रीका में पोस्टामबर्ग और ट्रांसवाल। कजाकिस्तान में कोस्ताने, कारागांडा। फ्रांस में लॉरेन, नॉर्मंडी और पायरेनीस। जर्मनी में एसिन, ग्लेविट्स। ऑस्ट्रिया में डोनाविट्स और ब्रिटेन। ऑस्ट्रेलिया में डोनाविट्स, ब्रिटेन में बेलफास्ट और मिडलैंड। ये सब यहाँ के लौह अयस्क के स्थान हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे मैग्नीज के लिए देखेंगे। तो मैग्नीज का जो अयस्क है वो पायरोलुसाइट, सिलोमोनल और रोडोनाइट है। चीन में जो मैग्नीज के स्थान है वो हुनान, क्यांगशी, कांगतुंग है। साउथ अफ्रीका में पोस्टामबर्ग, सरेंस। गैबोन में माओट खान। ब्राज़ील में आरोप्रेटे। यूक्रेन में निकोपोल और जॉर्जिया में चायतोरा। ये सब मैग्नीज के स्थान हैं। सोना के लिए अब हम देखेंगे तो अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, बोक्सबर्ग, ऑरेंज फ्री स्टेट। यूएसए में अलास्का, साल्ट लेक और ऑस्ट्रेलिया में माउंट मॉर्गन, कालगुरली और कुलगार्डी है। तांबा के अयस्क के बारे में देखेंगे तो इसके अयस्क क्यूप्राइट, एजुराइट और बोर्नाइट है। और तांबा के जो स्थान है वो चिली में चुक्कीकमाटा है, यहाँ पे पोरफिरो तांबा है। यूएसए में एरिजोना, मोंटाना और बूटे प्रांत। कनाडा में ओंटारियो, सैंडबरी। जायरे में कटंगा का पठार और साउथ अफ्रीका में नवाद्वीप और मैसिना, यहाँ से तांबा के स्थल हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है और एल्यूमिनियम ऑस्ट्रेलिया में केप यॉर्क और माउंट वीपा से मिलता है। यूएसए में अरकनसास, सेलाइन काउंटी से। जमैका में सेंट एलिजाबेथ, सेंट मैरी से। रूस के कोला प्रायद्वीप से। गिनी के कस्सा द्वीप से और साउथ अफ्रीका के नेटॉल से। ये सब एल्यूमिनियम के स्थान थे। अब हम नेक्स्ट कोयला के देखेंगे। तो कोयला रूस में कुजबास और कुजनेट्स में मिलता है। यूनाइटेड किंगडम के लंकाशायर और ब्रिस्टल से। साउथ अफ्रीका में ट्रांसवाल और नेटाल से। यूएसए में पेंसिल्वेनिया, अपलेशियन से। यूक्रेन में डोनबास, डोनेट्स से। कजाकिस्तान के कारागांडा से। जर्मनी में रूर बेसिन, यहाँ पे रूर लिखा है, ये रूस लिख गया है, जर्मनी में रूर बेसिन है। सार बेसिन और वेस्टफेलिया। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड और विक्टोरिया से। चीन में शांची,
शेंशी और जेचुआन, ये सब कोयला के क्षेत्र हैं। चांदी का अयस्क अर्जेटाइट होता है और चांदी मैक्सिको के चिहुआहुआ प्रांत और हिंडालो से है। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबेक पे, बोलीविया में पोटोसी और ऑस्ट्रेलिया में माउंट ईसा, कालगुर्ली और ब्रोकिंस हिल्स में चांदी मिलती है। टिन के देखेंगे तो मलेशिया में किंटा घाटी, येनांग और पेराक, म्यांमार में शान पठार, कायन्नी पठार, इंडोनेशिया में बंगा ब्रिटेलन, ये सब टिन के भंडार के स्थान थे। पेट्रोलियम के लिए नेक्स्ट हम देखेंगे तो यूएसए में अपलेशियन तट, कैलिफोर्निया तट, अरब में अम्मान, धावर, कातिफ, रासनतुरा, कुवैत में बुरहान पहाड़ी, ईरान में लाली, करमशाह, हफ्तकेल, गत्सारन, नफ्त सफ़ीद, इराक में किरकुक, मोसल, बसरा और तिक्रिक, ये सब पेट्रोलियम के स्थान थे। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व के प्रमुख उद्योग, यानी कि किसी देश के किसी जो शहर है वहाँ का मेन उद्योग सबसे ज़्यादा क्या है। तो पिट्सबर्ग एक स्थान है यूएसए का, इसको विश्व की इस्पात राजधानी कहते हैं और यहाँ पे लौह अयस्क प्रमुख उद्योग है। कनाडा के ओंटारियो में कागज़ का उद्योग है। जापान के ओसाका में सूती वस्त्र का है। यूएसए के टेक्सास में रासायनिक का काम होता है, उद्योग है। जापान के नागोया में मोटर कार, यूएसए के पिट्सबर्ग में लौह इस्पात, रूस के लेनिनग्राद में पोत निर्माण, यूके के मैनचेस्टर में सूती वस्त्र, चीन के शंघाई में सूती वस्त्र, स्कॉटलैंड के डूंडी में जूट के वस्त्र, चीन के अनशन में लौह इस्पात, यूएसए के डेट्रॉइट में ऑटोमोबाइल, रूस के चेल्याबिंस्क में लौह इस्पात और मशीन, इटली के मिलान में रेशमी वस्त्र, जर्मनी के हैम्बर्ग में पोत निर्माण, यूएसए के मेसाबी में लौह अयस्क, अज़रबैजान के बाकू में खनिज तेल, इंग्लैंड के विंघम में तांबा, कनाडा के हैमिल्टन में लौह इस्पात और इसको कनाडा का बर्मिंघम भी कहते हैं, इंग्लैंड के बर्मिंघम में लौह इस्पात, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सोना, रूस के मैग्नेटोगॉक्स में लौह इस्पात, इटली के वेनिस में कांच उद्योग, इटली के शेफील्ड में कटलरी, यूएसए के फिलाडेल्फिया में पोत निर्माण, कनाडा के ओटावा में कागज, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में पोत निर्माण, जर्मनी के वुपरताल में ऊनी वस्त्र, सलेम में लौह इस्पात है, चीन में कैंटन जगह है, जापान में किनकी है, फ्रांस में लॉरेन है और ब्राज़ील में हॉरिजॉन्टल बेले है। ये एक्चुअली पीवाईक्यू का एक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे परिवहन के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन एक बार पूछा गया है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग में जो स्टेशन हैं उनके बारे में। तो ट्रांस साइबेरियन के जो स्टेशन हैं वो सेंट पीटर्सबर्ग, कजान, मॉस्को, तुला, चेल्याबिंस्क, ओमस्क, नोविस्कोविंस्क, इर्कुत्स्क और चिता है। उसमें ऑप्शन में दिया गया था सोची के बारे में, तो सोची जो स्टेशन है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग में नहीं पड़ता है। कुछ पोर्ट है यहाँ पे, राइन नदी पर रॉटरडैम है, वेजन नदी पर ब्रीमेन और हनोवर है, एल्ब नदी पे हैम्बर्ग, ब्रासविक है, ओडर पे स्टेटिन और फ्रैंकफर्ट है, अमेजन पे मनाउस और इक्विटास है। यहाँ पे स्वेज नहर का भी था, तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 में होता है। इसमें कुछ लेक्स भी हैं, तो सबसे पहले नॉर्थ टू साउथ अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले मंजिला, उसके बाद टिम्सा, देन ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर ये आएंगी, और स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। यहाँ पे कुछ नहरों के बारे में है, तो जो सू नहर है वो सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में है, वेलिंग नहर ईडी और अंटारियो के बीच में है, कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, पनामा की नहर कैरेबियन और प्रशांत सागर के बीच में है, मैनचेस्टर में मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में है,
राइन डैन्यूब की नदी पे ये नहर उत्तरी सागर और काला सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ घाटियों के बारे में। तो लायर घाटी फ्रांस में है, चुंबी घाटी भारत भूटान और तिब्बत के बीच में है, टेलर घाटी अंटार्कटिका में है, मृत घाटी यानी डेथ वैली यूएसए में है और इसको डेविल्स गोल्ड कोर्स भी कहते हैं। और ये रिफ्ट घाटी है, एक जो डेथ वैली है ये रिफ्ट घाटी में है। पंजशीर घाटी अफ़गानिस्तान में है, सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया में, ग्रेट ऑर्जिटन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट बेसिन यूएसए में, राजाओं की घाटी यानी कि वादी एल मुलुक मिस्र में है और अंधी घाटी कास्ट प्रदेश में है और ये सिंखोल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं देखेंगे। तो रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है, मैकमोहन भारत और चीन के बीच में है, डूरंट रेखा भारत अफगानिस्तान या पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच में है, मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में, मैगिनॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच में, ऑर्डरनीसे पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में, 17 डिग्री समानांतर उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को निर्धारित करती है, 38 समानांतर नॉर्थ और साउथ कोरिया के लिए है, 141 डिग्री पश्चिम रेखा कनाडा और अलास्का के बीच में है, डंकन पास ये लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान को जोड़ता है, कोको चैनल कोको द्वीप जो कि म्यांमार का है और उत्तरी सागर उत्तरी अंडमान उसके मध्य में है, और पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। राजधानियों पर भी बहुत बार क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है, तो इसमें हम राजधानी देखेंगे। सबसे पहले हम ओशेनिया से स्टार्ट करेंगे। तो ओशेनिया में फिजी की राजधानी सुवा है, नोरू की यारेन, तुवालू की फुनाफुटी, सोलोमन की होनियरा, किरिबाती की तरावा, पलाऊ की गनेरुमल्ड, टोंगा की नुकुअलाफा, वानुआतू की पोर्ट विला, पापुआ न्यू गिनी की पोर्ट मिसाबी, समोआ की एपिया। क्योंकि इसमें कुछ की राजधानी तो आपको पता ही होगी तो सारी नहीं लिखिए, वरना सारी लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट हम यूरोप की राजधानियाँ देखेंगे, क्योंकि यूरोप की राजधानी में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसलिए इसको नोट डाउन किया है, इसको अच्छे से रीड किया जाएगा। सबसे पहले आयरलैंड, इसकी राजधानी डबलिन, माल्टा की वल्लेट्टा, लाटविया की रीगा, आर्मेनिया की येरेवान, बेलारूस की मिन्स्क, मैसेडोनिया की स्कोप्जे, सर्बिया की बेलग्रेड, स्लोवेनिया की लजुब्लिजाना, बोस्निया हर्जेगोविना की सराजेवो, क्रोएशिया की जाग्रेब, आइसलैंड की रेक्जाविक, लिथुआनिया की विल्नियस, बुल्गारिया की सोफिया, रोमानिया की बुखारेस्ट, अल्बानिया की तिराना, स्लोवाकिया की ब्राटिस्लावा, कोसोवो की प्रिस्टीना। ये यूरोप की राजधानियाँ थी। नेक्स्ट हम अफ्रीका की देखेंगे। इसमें मेडागास्कर की राजधानी अंतानानारिवो, आइवरी कोस्ट की यामाउस्को, बुर्किना फासो की ओलादोंगे, नाइजर की नियामी, बुरुंडी की तेगा, रवांडा की किगाली, युगांडा की कंपाला, चाड की एनजामेना, लाइबेरिया की मोनारोवियो, मॉरिशस की पोर्ट लुइस, सेशेल्स की विक्टोरिया, इथियोपिया की अदिस अबाबा, मोजाम्बिक की मापुतो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो की किंशासा, गैम्बिया की बांजुल, मारिटोनिया की नोआकशाट, और दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। प्रिटोरिया उसकी प्रशासनिक राजधानी है, केप टाउन वैधानिक राजधानी है और ब्लू फाउंटेन इसकी न्यायिक राजधानी है। गिनी की कोनाकी, कोमोरोस की मोरेनी, टोगो की लोम, और जो मध्य अफ्रीकी गणराज्य है इसकी बांगुई, कैमरून की याओंडे, कांगो गणराज्य की ब्राज़ीलविले, बेनिन की पोर्टो नोवो,
गैबोन की लिब्रेविले, सोमालिया की मोगादिशु, अंगोला की लुवांडा, मलावी की लिलोंग्वे, बोत्सवाना की गैब्रोन, जाम्बिया की लुसाका, नाइजीरिया की अबुजा, लेसोथो की मसेरू, सियरा लियोन की फ्रीटाउन और इस्वातिनी की मबाबने। ये सब राजधानियाँ अफ्रीका की थी। नेक्स्ट यहाँ पे हम उत्तर अमेरिका और जो कैरेबियन द्वीप समूह है उसकी राजधानियाँ भी देख लेंगे। सेंट विंसेंट की किंग्सटाउन, बरमुडा की हैमिल्टन, बहामास की निसाउ, जमैका की किंगस्टन, बारबाडोस की ब्रिजटाउन, ग्रेनाडा की सेंट जॉर्ज, डोमिनिका की सैन डोमिंगो, कोस्टारिका की सैन जोस, एंटीगुआ बारबुडा की सेंट जॉन्स। कुछ भौगोलिक उपनाम के बारे में देखेंगे कि किस शहर का क्या उपनाम है। तो उत्तर का वेनिस सेंट पीटर्सबर्ग को कहते हैं। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहते हैं। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को। ब्लू ग्रास स्ट्रेट केंटुकी यूएसए में है, उसको कहते हैं। पश्चिम का द्वार इस्तांबुल को कहते हैं। श्वेत हाथी की भूमि थाईलैंड को कहते हैं। सूर्योदय का देश यानी कि इसको जापान को कहते हैं और जापान का पुराना नाम निप्पन है। नहरों का शहर वेनिस है। स्वर्ण द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील। प्रातःकालीन शांत स्थल कोरिया को कहते हैं। यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन। वादों की भूमि मिंडानाओ को कहते हैं। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्ज़रलैंड को कहते हैं। एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहते हैं। एंटनेलीस का मोती और चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। पवित्र भूमि फिलिस्तीन यरूशलेम को कहते हैं। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट जो झारखंड में उसको कहते हैं। हजार हाथियों का देश लाओस को कहते हैं। स्वप्निल मीनारों का शहर ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में है, उसको कहते हैं। गगनचुंबी इमारतों का शहर न्यूयॉर्क को कहते हैं। लॉन्ग द्वीप यानी कि आइलैंड ऑफ ग्लोब्स ये जंजीबार को कहते हैं जो तंजानिया में है। कुछ नदियों वाला ही हमारा हो चुका है, शायद ये 2 बार इसमें ऐड हो गया है। हाँ ये हो चुका है। हाँ ये भी नहीं हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे कि नदियों के किनारे पे कौन से शहर हैं। तो शत अल अरब नदी के किनारे पे बसरा शहर है। पराग्वे नदी के किनारे पे असुंशियन और पराग्वे है। नाइजर नदी के किनारे पर नियामी है। डैन्यूब के किनारे पर वियना है। सीन के किनारे पर पेरिस है। फ्रायोचाया नदी के किनारे पर बैंकॉक है। किंशासा नदी के किनारे पे जायरे। हडसन नदी के तट पे न्यूयॉर्क। स्प्री नदी के तट पे बर्लिन। पोटोमैक नदी के तट पे वाशिंगटन डीसी। रावी नदी के तट पे लाहौर। टाइबर पे रोम। टेम्स पे लंदन। स्वान पे पर्थ। एल्ब पे हैम्बर्ग। नीपर पे कीव। शंघाई पे यांगटीसी, ये उल्टा लिख गया है, यांगटीसी नदी पे शंघाई होगा। मेकांग नदी पे नामपेन है जो कि कंबोडिया की राजधानी है। इरावदी नदी पे यांगून। टिग्रिस नदी पे इराक। टैगस नदी पे लिस्बन। विस्तुला नदी पे वारसा। और एल्ब नदी पे एंटवर्प है। नेक्स्ट हमारा है भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में। तो ये दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री अक्षांश तक ये पश्चिमी भागों में इसका विकास होता है और इसकी वर्षा शीतकाल में होती है और गर्मियों में ये शुष्क रहती है। और सूर्य जब उत्तरायण हो जाता है और सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन के कारण ही वायुदाब और पवन पेटियों के खिसकाव के कारण भूमध्य सागरीय जलवायु का विकास होता है। और शीतकालीन जब अयनांत होता है तो वायुदाब की पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इसको मैंने मिसलेनियस में डाल दिया है। इसमें
तो इसमें है कि ग्रैंड बैंक ये उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है, उसको कहते हैं, और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक विस्तृत है। नवनिधिवाद का सिद्धांत यानी कि ये इसको जी टेलर ने दिया था, ये स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेशन का था। W.L. थॉमस ने विश्व को 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया था। साइकन रेल सुरंग जो जापान के 2 द्वीप हैं होक्काइडो और होंशु उसके बीच में चलती है। बरमूडा ट्रायंगल पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। यूएसए का जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है वो कैप कैनेडी में है। अगर पेड़ की आयु की गणना की जानी होती है तो धड़ पर जितने वलय की संख्या होती है उसके द्वारा ही इसकी काउंटिंग करते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रसेल्स में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर लंदन में है। खाद्य और कृषि संगठन रोम इटली में है। रेड क्रॉस सोसाइटी जेनेवा में है। 40 कबीलों का देश किर्गिस्तान को कहते हैं। वेस्ट मिडलैंड बर्मिंघम को है। और मेगापोलिक्स शब्द जीन गिटमैन ने दिया था। प्रवचन का सिद्धांत ली ने दिया था। लटकती घाटियाँ यानी कि हैंगिंग वैली हिमानी शिलाकृति को कहते हैं। और डैलमेटिन तट कार्स्टन पर्वतीय पदी में होता है। तो इन 2 वीडियो में मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वो मैंने इसमें सारे कंप्लीट कर दिए हैं। बाकी मेरी PYQ की एक सीरीज़ चल ही रही है, उसमें PYQ के थ्रू भी सारे आपको आंसर्स मिले जा रहे हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में कोई टॉपिक छूट गया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको भी कवर करवा दिया जाएगा। बाकी आप इस वीडियो को दोनों वीडियो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की हुई हैं आप उनको पूरा देख लीजिएगा, उससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।